इज बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करें। सो गाइज, पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी सिस्टम के बारे में। जो गवर्नमेंट एज अ सुप्रीम पावर बन के इकोनॉमी में बैठा है, कैसे वो इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में पहले बात करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट और बैंक कैसे गोल्ड के प्राइजेस मैनिपुलेट करती है, और गवर्नमेंट और बैंक कैसे प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस मैनिपुलेट करती है, गवर्नमेंट का कैश फ्लो सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स क्यों क्रिएट किए। 4 टॉपिक के बारे में मॉनेटरी सिस्टम में पहले हम बात करेंगे। सो जो पहला टॉपिक है, गवर्नमेंट और बैंक कैसे गोल्ड प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हैं। सो आप देख सकते हो इस ईयर में 25% से गोल्ड प्राइजेस राइज हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस ईयर में आप देख सकते हो कि बहुत जगह वॉर चल रहा है। तो वॉर की सिचुएशन की होने की वजह से बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। ठीक है, फंड की ज़रूरत होने की वजह से गवर्नमेंट को गोल्ड के प्राइजेस बढ़ाने पड़े। तो गवर्नमेंट क्यों गोल्ड के प्राइजेस बढ़ाता है और कैसे बढ़ाता है? तो गवर्नमेंट क्या करता है, मार्केट से गोल्ड बाय करता है हाई अमाउंट में। उनके पास रिजर्व्स होते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास रिजर्व्स होते हैं। तो मार्केट से रिजर्व बैंक इंडिया गोल्ड बहुत मात्रा में खरीदेगी, तो मार्केट में गोल्ड का टुटौटा पड़ जाएगा, गोल्ड की कमतरता जानने लगेगी, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। गोल्ड मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो गोल्ड की प्राइस सर्टेनली बढ़ जाती है। तो ऐसे गोल्ड की प्राइस गवर्नमेंट मैनिपुलेट करता है गोल्ड खरीद के। तो मंदी के समय भी ऐसे ही होता है, जब मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो गवर्नमेंट हाई अमाउंट में गोल्ड बाई करता है, जो मार्केट में उसका फिर डिमांड बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है। तो प्राइस बढ़ेगी तो एक सर्टन रेशो में एक मनी प्रिंटिंग भी होता है, क्योंकि गोल्ड का जब प्राइस बढ़ता है तो मनी प्रिंटिंग भी हो जाता है। सो मनी प्रिंट करने के लिए भी गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाता है कि फंडिंग आगे हो जाए। तो ये एक सर्टन चीज़ है गवर्नमेंट की गोल्ड प्राइस मैनिपुलेट करने की। सो अभी जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसे प्रॉपर्टीज़ के प्राइस मैनिपुलेट करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर के मान के चलिए कि बैंक्स जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट का सिस्टम है। जो गवर्नमेंट के बैंक्स है वो क्या करती है, जो लोन देने का काम करती है। सो उनका इंटरेस्ट रेट होता है 12-15% सरल पीरियड में। जो एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो 12-15% इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो डेवलपर के लिए अलग से होता है। जो बिल्डर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, उनके लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। सो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और प्रॉपर्टीज़ और हाउसेस बनाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हाउसेस लोन से बनती है। ठीक है, जो मंदी आती है, रिसेशन आता है, तो बैंक उनको लोन नहीं दे पाती। तो लोन नहीं दे पाते तो डेवलपर्स प्राइस चेंज करते हैं। अपने जो प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज़ है, अपार्टमेंट्स है, वो हाई दाम में बिकने लगते हैं। तो रिसेशन टाइम पे इसकी वजह से आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस हाई हो जाते हैं, क्योंकि डेवलपर्स को लोन नहीं मिल जाते। तो ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के प्राइस भी मैनिपुलेट कर सकती है जो लोन ना दे के। ठीक है, बैंक बैंक्रप्सी होने के बाद भी डेवलपर्स को लोन नहीं मिलते हैं, तब जाके भी प्रॉपर्टी के प्राइस हाई हो जाते हैं। इन केस बैंक बैंक्रप्सी होने के बाद बहुत सारे डेवलपर को लोन नहीं मिलता है, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी डाउन भी हो जाता है, क्योंकि लोन नहीं मिलने से डेवलपर के पास फंडिंग नहीं आती है, तो नया प्रोजेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस डाउन हो जाता है। सो ऐसे गवर्नमेंट गोल्ड और प्रॉपर्टीज के प्राइसेस मैनिपुलेट करती है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बाकी के सारे बैंक से सिस्टम है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो ऐसे गवर्नमेंट लोगों को और बाकी इकोनॉमिक सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपना सुप्रीम पावर एक इकोनॉमी में बनाती है। अभी जो थर्ड है, बैंक कैसे कैश फ्लो मॉनिटर करती है इकोनॉमी में। अभी देखिए मंदी का समय है, रिसेशन का समय है, तो क्या होता है, बैंक के इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। बैंक इंटरेस्ट 6%, 8% पे लोन देना शुरू करती है, जो यूजुअली 12%, 15% होता है। तो बैंक ऐसा क्यों करती है? तो बैंक के 2 रीजंस होते हैं। पहली बात तो मंदी में लोगों के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि मंदी में जॉब चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो जाता है, लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजह से प्राइजेस जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई बहुत सारे जो कि कम हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है, इसकी वजह से प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। सो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं, चलो लोन लेते हैं कि लोन अभी सस्ता है तो बैंक से लोन लेते हैं, बट लोन सस्ते किए जाते हैं मंदी के समय। और जब मंदी हट जाती है, एक सरल पीरियड चलता है, इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, बैंकिंग का सिस्टम अच्छा हो जाता है, कि इन कंपनीज काम करने लगती है, तो बैंक क्या करती है, 12%, 15% इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, कब मार्केट में से पैसे खींचने हैं, कब मार्केट में पैसे देने हैं, पूरा जो कैश फ्लो है मॉनिटर करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एज ए सुप्रीम पावर है, जो बैंक का जो इंटरेस्ट सिस्टम है, इंटरेस्ट रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। और इसके ऊपर सेकंड थिंग है, आप जब अकाउंट बनाते हो बैंक के ऊपर, जो अकाउंट बनने के बाद आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 3 to 4% मैक्सिमम, जो अभी गवर्नमेंट्स के बैंक दे रही है। तो उसके बाद आप
जो पैसे बैंक में रखते हो वो बैंक आगे किसी और कस्टमर को वो पैसे दे के उसके ऊपर 12 to 15% इंटरेस्ट कमाती है, ओके राइट, और आपको 3 to 5% देती है। आपको 3 to 5% मिलता है, वो पूरा 3 to 5% आपको नहीं मिलता है। आप एक हिसाब लगाए तो इन्फ्लेशन रेट, जिसको महंगाई का दर बोलते हैं, वो अभी 10% है। कुछ कुछ सिटी में अलग अलग प्राइस है, कुछ कुछ भागों में कम ज़्यादा भी है, तो मैक्सिमम 7% से लेके 10% है, ओके। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 3 to 5%, मतलब क्या है, जो आपका अकाउंट है वो निगेटिव में जा रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। सो बैंक में जो आप पैसे रखते हो कोई वैल्यू नहीं है उसको। इवन दो आप आरडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, उसको 7% 6% आपको मिलता है, तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 7 to 10% है। दूसरा बात है, बैंक आपका अकाउंट फ्रीज भी कर सकती है। क्यों? बैंक मंदी के समय या बैंक ने बहुत ज़्यादा लोन दिए है बिजनेसेस को, वह कोलेटरल नहीं मांगती है। समटाइम्स क्या होता है, लोन रिपे नहीं हो पाता है, लोन रिपे नहीं हो पाता है तो बैंक के पास प्रॉफिट्स नहीं आते, तो बैंक के प्रॉफिट्स नहीं आते तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाती है, बैंकिंग सिस्टम नहीं चल पाता है, तो बैंक बैंकरप्ट हो जाती है। जैसे कि सबसे बड़ी बैंक्स है पंजाब नेशनल बैंक, जो गवर्नमेंट की बैंक थी, ओके, फिर येस बैंक हो गया, बहुत बड़ी बैंक है। येस बैंक का शेयर लाइक 350 रुपये था, वो 13 रुपये तक आ गया था, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों ने अपने अकाउंट में जो पैसे रखे थे 1 लाख रुपए के ऊपर, सारे डूब गए बैंकरप्सी में। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बैंक ने जो लोन दिए थे वो रिपे नहीं हुआ और मंदी के समय बैंक डूब गई। और बहुत सारे रीजंस होते हैं बैंक डूबने के, बट कहने का मतलब ये है कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक में पैसे रखते हो तो उसका फुल्ली गारंटेड नहीं होता, फुल्ली एश्योरेंस नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और रिजर्व बैंक ने पॉलिसी बनाई है कि बैंक बैंकरप्सी होने के बाद 1 लाख रुपए के ऊपर कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बस 1 लाख रुपए आपके सिक्योर है, जो आपका कैपिटल है 1 लाख के ऊपर का कोई सिक्योर कैपिटल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, तब भी लोग बैंक में पैसे रखते हैं, मुझे पता नहीं क्यों रखते हैं। और दूसरी बात, जो प्राइवेट बैंक से है और दूसरी स्मॉल बैंक से, उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं और उनका 1 लाख रुपए का कोई पॉलिसी नहीं होता। समझो वो बैंक डूब गई तो सारे पैसे डूब गए। तो बहुत सारे लोगों के साथ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी बैंक थी, उसको पता संस्था बोलते हैं, वहाँ पे 12% इवन 10% हायर अमाउंट पे हायर रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट दिए जाते थे। तो वहाँ पे लोगों ने पैसे रखे और बैंक डूबने के बाद वो पैसे भी डूब गए। अभी बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बाउंड्स क्यों क्रिएट किए। गवर्नमेंट के बाउंड्स जो आते हैं, जो सिक्योर अमाउंट आपको देता है, गवर्नमेंट ने बाउंड्स इसलिए शुरू किए क्योंकि गवर्नमेंट के पास कैपिटल नहीं रहता है, टैक्स के इतना ज़्यादा पैसे आते नहीं है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड शुरू किए, मार्केट से, इकोनॉमी से पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाए, गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट शुरू करे, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना है, ट्रेन का कुछ नया सिस्टम बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, या कोई पार्लियामेंट बनाना है, नई कुछ चीज़ें बनानी है, रोड्स बनाने, तो उसके लिए पैसे बहुत सारी ज़रूरत होती है। और यूजुअली बड़े बड़े जो गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट कंट्रीज़ है, जैसे कि इंडिया हो गया हमारा, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ पे बॉन्ड सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है, तो लोगों को गवर्नमेंट पे ज़्यादा भरोसा भी होता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड सिस्टम रेडी करता है कि हम पे ट्रस्ट है तो हाँ लोग पैसे हमें देंगे। तो एक गवर्नमेंट एक सर्टेन नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट देता है बॉन्ड के ऊपर। आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, गवर्नमेंट आपको बॉन्ड पेपर देता है, हाँ आपको इस ईयर के बाद आपको इतने इतने पैसे वापस मिलेंगे, तो आपके एक इंश्योरेंस रहती है, हाँ पैसे सेफ रह गए कि गवर्नमेंट के पास है, आपके पास बॉन्ड पेपर आ गया। बट इन दी एंड महंगाई देखिए 7 to 8% है, आप बॉन्ड भी बनाते हो, आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही मिलता है जो इतना फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, ओके। इंडियन वो सिक्योर सिस्टम है, बट आपको इंडियन आपको प्रॉफिट 0 मिल रहा है, मतलब 7% 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बॉन्ड पेपर पे, बट महंगाई है 7 to 10%, तो दोनों बैलेंस करें तो आपको प्रॉफिट 0 मिल रहा है। सो बॉन्ड सिस्टम भी गवर्नमेंट ने शुरू किया था पैसे मार्केट से खींचने के लिए। तो इन दी एंड आप बात करें गोल्ड्स में, प्रॉपर्टी में और कैश फ्लो सिस्टम, जो बैंकिंग का इंटरेस्ट सिस्टम है, और जो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट ने किए, तो ये देखे तो वहाँ पे गवर्नमेंट और बैंक जो सुप्रीम पावर है, प्रमोटर है, जो डिसाइड करते इकोनॉमी को कैसे चलाना है, कब इकोनॉमी से पैसे खींचने, कब इकोनॉमी में पैसे डालने हैं। प्राइस का जो मैनिपुलेशन है, प्रॉपर्टीज़ का, गोल्ड का, महंगाई का, सप्लाई डिमांड का, वो भी गवर्नमेंट मैनिपुलेट की। उनके पास दूसरी बात मशीन्स भी है जो नोट्स प्रिंट करती है, ठीक है। और भी नोट्स प्रिंट करने का भी उनका एक पॉलिसी है कि एनुअली जीडीपी के जितना भी जीडीपी बने हर साल, उसका 7% उनको नोट प्रिंट करना है, ठीक है। ये डाटा अमेरिकन डाटा है, अमेरिका इससे ज़्यादा भी करता है, अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह से महंगाई बैलेंस करने के लिए ये करती है। बट नया पैसा जब मार्केट में आता है तो होता क्या है, नया पैसा मार्केट में आने के बाद ये पैसे वेल्डर्स, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स, उनको मिलते हैं पहले, क्योंकि गवर्नमेंट जब नोट प्रिंट करता है वो इसलिए करता है कि उनको नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। तो वेल्डर, डेवलपर्स वो होते हैं, वो बिल्ड्स करते हैं चीज़ें,
ठीक है। तो उनको पहले मिलता है, नए पैसे मार्केट में आते हैं, नए पैसे जब मार्केट में आते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो रिच लोग बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उनका ऑलरेडी सेटअप लगा हुआ है। जैसे कि अंबानी का सेटअप ऑलरेडी लगा है, जियो का, जियो हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल, और हर कोई रिचार्ज कर रहा है, छोटे से लेकर बड़ा तक आदमी रिचार्ज कर रहा है। तो वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो पहले पैसे खींच लेते हैं अपने पास, तो वो लोग और अमीर हो जाते हैं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने पैसे प्रिंट किए और अमीर लोग और अमीर हो गए। तो अमीर और लोग होने के बाद महंगाई भी बढ़ती है। कैसे? जब मंदी का समय आता है, समझे आपके पास 100 kg आलू है, मार्केट में आलू की कमी है, तो क्या करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास फंड्स रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, यूजुअल जो रेट है 12 रुपीज़ है, तो मुझे 20 में दे दो, मुझे 50 में दे दो, कोई और बोलता है मुझे 60 में kg दे दो। तो आगे जो कस्टमर है, प्राइमरी कस्टमर है, उसको महंगा में मिलेगा, राइट। तो ऐसी चीज़ें महंगी होती है जो रिच लोग महंगे करते हैं। आप देख सकते हो बड़े जो सिटीज़ है वहाँ प्राइजेस अलग होते हैं और गाँव में प्राइजेस अलग होते हैं। क्यों? वहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हैं, उसकी वजह से प्राइजेस में भी डिफरेंस आता है। तो अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे तो महंगाई भी और बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2000 साल में कितनी महंगाई थी और 2024 में कितनी महंगाई है। तो ये मॉनेटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, जो नोटों से चलता है, जो 1940 से शुरू किया था ना, कुछ कंट्री 1945 से शुरू किया था। जो गोल्ड पहले करेंसी चलती थी उसको कन्वर्ट करके बैंक नोट शुरू किए। ये काम किया अमेरिका ने। अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली, तो बाकी सारे कंट्री ने उसको फॉलो किया। तो अभी ये सिस्टम मेरे ख्याल से इतना प्रॉपर नहीं चल पाएगा और बंद करना चाहिए, और आगे जाके कोई और सिस्टम जैसे नई करेंसी है बिटकॉइन, तो उसको लेना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा आपको क्यों लेना चाहिए। बट ये सिस्टम है ना, मॉनेटरी सिस्टम गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट सुप्रीम पावर बैठ के बैठी है और जो पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है, नोट प्रिंट्स करती है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। सो 2000 साल से या 2024 में कितनी महंगाई बढ़ी है? उस समय लाइक 0.5 से लेके 3%, 4% लाइक महंगाई थी। अभी 10%, 15%, कुछ देशों में 20% महंगाई है। तो ऐसा ही सिस्टम चलने लगा तो आने वाले 10 सालों में और आने वाले कुछ ही सालों में मुझे लगता है 50% महंगाई होने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। तब जाके लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट का मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है और गवर्नमेंट का सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। बट अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, अभी सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है और गवर्नमेंट कैसे चीज़ें मैनिपुलेट कर रही है, कैसे महंगाई बढ़ रही है और गरीबों के फार्मर्स कैसे हाल हो रहे हैं। सो चलिए जानते हैं अभी कि स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले हम बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। स्टॉक्स में जो रिटर्न्स होता है 12% से लेकर 15% तक देखा जाता है। अभी इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि 7% से लेकर 10% तक इन्फ्लेशन होता है, ओके। एंड गवर्नमेंट का जो कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब आप जो टैक्स के ऊपर रिटर्न्स पाते हो, जो आपके कैपिटल के ऊपर गेन होता है रिटर्न्स, उसके ऊपर जो टैक्स है वो 30% है। जो लास्ट ईयर 25 था, इस ईयर नए टैक्सेशन सिस्टम में 30% हो गया है। तो गवर्नमेंट ने 5% टैक्स कैपिटल गेन बढ़ा दिया है। सो इन हैंड जो रिटर्न आता है, जो इन्फ्लेशन और जो गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करने के बाद 3 to 4% मैक्सिमम आपको एक स्टॉक्स मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको रिटर्न मिलता है। मतलब जो हायर अमाउंट्स, जो हायर इन्वेस्टमेंट्स है, उसके लिए 3 to 4% कुछ भी नहीं है। आप SIP करते हो तब भी 3 to 4% जो रिटर्न्स है वो बहुत ही कम रिटर्न्स है। सेकेंड थिंग है रिस्क ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन जैसे मंदी आती है तो उस समय क्या होता है, कंपनीज को फंड्स नहीं मिलते, कंपनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब कंपनी में जो काम करने वाले हैं लोग, उनको निकाला जाता है क्योंकि कंपनी में बैलेंस शीट बैलेंस करनी पड़ती है, तो कंपनी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम दिखने को मिलता है। अभी लास्ट में जो मंदी आई थी कोरोना के टाइम पे, वहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स लगभग 70% नीचे गिरे हुए थे। ऐसे टाइम पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपका स्टॉक्स में नुकसान हो जाए और कंपनी दिवाली होने के बाद आपका सारा पैसा ब्लो अप हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है, जो उसको बोला जाता है मनी कंट्रोल एंड लॉकिंग पीरियड। अभी आप जो स्टॉक्स में पैसे डालते हो, कंपनी के शेयर जो खरीदते हो, तो आपके पैसे कंपनी के पास जाता है। सो पूरा जो पैसे का यूज़ है वो कंपनी करती है, कंपनी को एज अ फंड यूज़ किया जाता है। मतलब आपके पैसे का पूरा कंट्रोल कंपनी के पास रहता है। सेकंड थिंग लॉकिंग पीरियड। लॉकिंग पीरियड होता क्या है, जैसे कुछ कंपनी अपने विड्रॉल के जो पीरियड्स रहती है वो 2 ईयर्स के बाद अलाउ करती है। मतलब 2 साल आपका लॉकिंग रहेगा, उसके बाद विड्रॉल अलाउ करेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि 2 साल तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस अपने पैसे डालें, फिर एक बार और बार डाल सकते हो बट विड्रॉल कर नहीं सकते, मतलब लॉकिंग पीरियड रहेगा। तो ऐसा कंपनी क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को फंड चाहिए।
तो ऐसी पॉलिसी इसलिए बनाती है कि 2 साल तक कंपनी से आउटगोइंग ना हो जाए, शेयर सेल ना हो जाए। सो 2 साल तक लॉकिंग पीरियड रहता है कि खाली बाय हो जाए। तो बाइंग करते समय सेल की प्राइस बढ़ती है, फंड्स मिलते हैं कंपनी को, तो ये चीज़ लॉकिंग पीरियड रखती है, जिसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि 2 साल के बाद कंपनी की प्राइस घट गई है, कंपनी का नुकसान हो गया, कंपनी चल नहीं गई, कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 2 साल के बाद रिटर्न माइनस में आए, आपने विड्रॉल किया तो आपका फंड माइनस में चला जाएगा और ऊपर से आपका प्रॉफिट नहीं होगा। सब जो 2 साल बाद मंदी आती है तो उसमें भी कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। सो इसमें लॉकिंग पीरियड में कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा कंपनी का फ़ायदा होता है, जो शेयर प्राइस जो लेती है उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 4 जो चीज़ है सप्लाई ऑफ शेयर, तो शेयर का जो सप्लाई होता है फुल्ली हाथ में होता है फाउंडर के हाथ में। तो फाउंडर्स के पास फुल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मोर देन 50% शेयर्स होते हैं। सो लेट्स से फाउंडर के पास 70-75% शेयर है, तो अपने कुछ शेयर डाइल्यूट करके नए शेयर बना सकता है, फिर वो मार्केट में नए शेयर लॉन्च करके वहाँ से फंडिंग और भी ज़्यादा ले सकता है। सो लेट्स से अभी शेयर का प्राइस 400 रुपीज़ है, आगे कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया 1200 रुपीज़ हो गया, तो कंपनी को और ज़्यादा फंड चाहिए ग्रो करने के लिए, तो फाउंडर ने अपने शेयर कुछ डाइल्यूट करके मार्केट में सेल करने के लिए लगाए, वो 1200 पे लगाए, क्योंकि उसने 400 पे अपनी कंपनी बनाई तभी 1200 पे लगाए, क्योंकि उसको फंडिंग चाहिए। तो इसका मतलब ट्रेड का सप्लाई हो गया, शेयर का सप्लाई हो गया। शेयर का सप्लाई होता है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई शेयर का फुल्ली जो कंट्रोल है वो फाउंडर के पास है, कंपनी के पास है। तो उसका मतलब क्या है, प्राइस का मैनिपुलेशन किसके हाथ में, कंपनी के पास है। सेकंड थिंग, प्राइस का मैनिपुलेशन होता है प्रमोटर्स के पास। तो फिफ्थ चीज़ है प्रमोटर। प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनके पास हाई अमाउंट में फंड होते हैं और मोर देन 40%, मोर देन 30% उन लोगों ने शेयर्स बाई किए होते हैं। सो सेकंड थिंग ये है कि प्रमोटर्स जो है वो हाई अमाउंट ऑफ शेयर वो होल्ड करते हैं और फाउंडर्स वो है वो हाई अमाउंट ऑफ शेयर होल्ड करते हैं। सो 2 लोग प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे फाउंडर ने डाइल्यूट करके मैनिपुलेट किया, तो प्रमोटर क्या कर सकता है, समझो सेलिंग मार्केट में ज़्यादा हो रही है स्टॉक्स की, तो प्रमोटर बाय करके सेल करने वाले लोगों का पैसे डुबा सकता है और कंपनी को फंड्स मिल सकते हैं। तो सेल करके बाय करके प्रमोटर स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे लगा सकता है। सो आपका जो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका जो पैसे लगे वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है प्राइस का कंट्रोल किसके पास है, कंपनी के पास के। प्राइस का कंट्रोल प्रमोटर के पास है, फाउंडर के पास है, राइट। सो इन्फ्लेशन पे टाइम पे पूरा नुकसान भी हो सकता है। और रिटर्न्स की बात करें 3 to 4% रिटर्न है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टैक्स कटने के बाद। सो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट वर्थ इट नहीं है। सो गाइज अभी हम बात करते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट वर्थ इट क्यों है, क्यों बिटकॉइन स्टॉक से, गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, बॉन्ड से और बैंकिंग का जो कैश फ्लो सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम, उससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्यों है। सो पहले बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। सो बिटकॉइन का जो क्वार्टरली रिटर्न है मोर देन 50% हमें देखने को मिला है फ्रॉम 2008 से 2024। सो बिटकॉइन जो शुरू हुआ था 2008 में, अभी 2024 चल रहा है, टोटल 16 ईयर्स का पीरियड लेते हैं, उसमें हम रिटर्न्स की बात करते हैं। सो क्वार्टरली है मोर देन 50%, सो ईयरली रिटर्न देखने को मिला है मोर देन 100%, और जो मैक्सिमम रिटर्न है पूरा 16 ईयर्स का 8 से लेके 2024, सो मिलियंस में है। सो रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। अब इसमें इम्प्लीमेशन हम हटाएंगे, लाइक मैक्सिमम है 8%, 9%, 10% इम्प्लीमेशन, और उसमें टैक्स है गवर्नमेंट का 30%। सो टोटल जो रिटर्न बात करें तो आपको 80-85% आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है एन्यूअली। सो ये रिटर्न है गोल्ड से काफ़ी अच्छा है, गोल्ड में भी 15% रिटर्न है, स्टॉक्स में भी 15% है, तो यहाँ पे आपको 85% मिल रहा है। प्रॉपर्टीज़ सबके लिए नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस है वो बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि $1000 आपके पास है या $1000 आपके पास है, आप प्रॉपर्टीज़ बाई नहीं कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस बड़े रिच प्लेयर के लिए है। तो प्रॉपर्टीज़ में भी रिटर्न है बट वो 25-30% रहते हैं, बट बिटकॉइन में रिटर्न 85% है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर हम बात करते हैं। पहला जो फंडामेंटल है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट कैसे गोल्ड की प्राइस मैनिपुलेट करती है, गवर्नमेंट कैसे प्रॉपर्टीज़ की प्राइस मैनिपुलेट करती है, कैश फ्लो मैनिपुलेट करता है, बैंकिंग जो सिस्टम है इंटरेस्ट रेट का, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स क्यों बनाए। सो ये जो सिस्टम है इसमें इकोनॉमी में सुप्रीम कौन है, गवर्नमेंट और बैंक सुप्रीम है इकोनॉमी में। तो वो लोग सारा इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके फंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो, कंपनी के ऊपर भी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है, ज़्यादा टैक्स लगाया तो कंपनी को अपने एम्प्लॉय निकालने पड़ते हैं, राइट। तो वहाँ पे रिटर्न्स इतना नहीं आ रहा है। सो आप जो पैसे लगाते हो उसका कंट्रोल फुल्ली थर्ड पार्टी पे है। यहाँ पे क्या है बिटकॉइन में डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब होता है इसमें सुप्रीम कोई नहीं है, उसमें सेंट्रल बॉडी कोई नहीं है, उसके ऊपर सेंसर नहीं है किसी का। मतलब आपके पैसे हमेशा आपके पास रहेंगे। इस चीज़ में होगा क्या, आपके प्राइस का मैनिपुलेशन कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है, कोई प्रमोटर नहीं रहेगा,
ओके। तो इसकी वजह से प्राइस का क्या होगा, जैसे पब्लिक नए नए लोग जुड़ेंगे तो प्राइस में आपको बढ़ावा दिखने को मिलेगी। सेकंड चीज़ है कि इस प्राइस को बढ़ाती है वो है स्केरिसिटी। स्केरिसिटी का मतलब होता है फिक्स सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई। भाई बिटकॉइन का क्या है, फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन का, और गोल्ड का क्या रहता है, लिमिटेड सप्लाई रहता है। प्रॉपर्टीज़ हम अनलिमिटेड बना सकते हैं, अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, राइट, बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, पैसे है जो नोट्स है जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग मशीन छापती है वो अनलिमिटेड है। पर बिटकॉइन क्या है, फिक्स सप्लाई है। जो जिसका फिक्स सप्लाई रहता है, जो प्रिमिटिव रहता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वो बट लिमिटेड है, बट उसकी प्राइस स्लोली बढ़ रही है। जिसका फिक्स सप्लाई रहता है उसकी प्राइस 2x से बढ़ती है गोल्ड और डायमंड से। थर्ड जो चीज़ है बिटकॉइन को प्राइस बढ़ाती है, वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने में। अभी रिसेंट जो डाटा है, एनुअल बिटकॉइन जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है 128 टेरावाट। वो 128 टेरावाट जो एनर्जी है गाइज, एक बड़े शहर की एनर्जी होती है। सो छोटे कंट्री की भी एनर्जी होती है 128 टेरावाट। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास भी मशीन से बिटकॉइन बनाने की, माइनिंग के ऊपर मैं एक और एक टॉपिक बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि बिटकॉइन माइनिंग कैसी होती है। अब एक शॉर्ट क्लिप में समझाता हूँ। ऐसे बैंक के पास एटीएम मशीन होती है, जैसे माइनर्स के पास बिटकॉइन माइनिंग मशीन होती है जिसमें सीपीयू, ग्राफिक्स, ये चीज़ें होती है। सो उसमें क्या होता है, उसको ब्लॉक ढूंढना पड़ता है खाली, तो खाली ब्लॉक मिल जाता है तो बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिल जाता है। तो रिवॉर्ड होता है 3.125 अभी 2024 में है। सो ये ब्लॉक ढूंढने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अभी लग रही है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लग रही है तो बिटकॉइन प्रोड्यूस हो रहा है महंगा, तो आगे जाके जिस वो बेचेगा भी महंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा। सो ये थर्ड चीज़ होगी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ाने के लिए। सो फोर्थ चीज़ है जो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ाएगी, वो है हाल्विंग। हाल्विंग का मतलब क्या होता है, सप्लाई कट हो जाना। अभी जैसे मैंने बोला कि एक खाली ब्लॉक मिलने के बाद माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता है 3.125, वैसे हाल्विंग का जो प्रोसेस है ब्लॉकचेन में ऑलरेडी कोडेड किया हुआ है। तो ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन बिटकॉइन का मदर है या सॉइल है मान के चलिए, जहाँ पे बिटकॉइन बनता है। ओके, और वो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, वेरिफिकेशन, एंट्री, बिटकॉइन बनने के बाद उसकी एंट्री, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे रखता है। अब ब्लॉकचेन से बाहर कभी बिटकॉइन जाता नहीं है, आप ये इतना याद रखिए। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्या चीज़ है ब्लॉकचेन, तो आपको वहाँ से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में। अभी इतना समझिए कि ब्लॉकचेन में कोडेड है कि हाल्विंग के बारे में। अभी हाल्विंग के बारे में बात करते हैं। अभी 2008 में बिटकॉइन मार्केट में आया, तो 2008 में कोडेड हुआ था ब्लॉकचेन में, जब ब्लॉकचेन बनाया संतोषी नाकामोटो ने, कि 50 BTC मिलेंगे 2008 से लेकर 2012 तक। हर 4 साल बिटकॉइन का सप्लाई कम हो जाएगा, ऐसा उसमें कोडेड है। तो 50 BTC पहले मिलेंगे जब किसी को खाली ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद 50 का आधा हो जाएगा 25। 2012 से लेकर 2016 तक 25 BTC मिलते थे। तो उसके बाद 2016 से लेकर 2020 में 12.5 BTC हो गए, ठीक है। 20 से लेकर 24 तक 6.5 हो जाएगा। जो अभी 24 के बाद जो आगे चलेगा 2028 को 3.125 अभी मिल रहा है जब किसी को खाली ब्लॉक मिलता है माइनर को। सो ये रिवॉर्ड सिस्टम में ऑलरेडी कोडेड है। अभी सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं ब्लॉकचेन के। जैसे मैंने आपको बोला कि रिवॉर्ड ऑलरेडी कोडेड है, कोई चाहता है कि इसको ब्लॉकचेन को रिकॉर्ड करे, उसको 21 मिलियन उसको 100 मिलियन करे सप्लाई, उसका हाल्विंग का जो सिस्टम है वो चेंज करे, पूरा सिस्टम चेंज करे, तो इसमें इम्पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि आपको जैसे मैंने अभी बोला कि बिटकॉइन प्रोड्यूस करने के लिए 128 टेरावाट एनर्जी की ज़रूरत है जो एनुअल सप्लाई है। सारा डाटा निकालना पड़ेगा ब्लॉकचेन का, जो 2008 से लेके अभी तक 2024 का 16 साल का जितना भी डाटा है वो सारा निकालना पड़ेगा, और फिर उसको रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड का सिस्टम ही नहीं है। उसको भी समझो हैक कर लेते हैं, कुछ भी क्वांटम कंप्यूटर नया वाला लेके आए जो 1000 गुना आज के क्वांटम कंप्यूटर से पावरफुल हो, वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ऐसा बनाने के लिए हमें कम से कम 300 से 400 साल लगेंगे 1000 गुना पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए। सो एनर्जी कहाँ से लेके आएगा? सब जो कंप्यूटर बना लिया, एनर्जी लेके कहाँ से आएगा? क्योंकि 19.5 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, जो 1.5 मिलियन बिटकॉइन है वो आने वाले 150 साल में माइन होंगे, क्योंकि सप्लाई कम होता जाता है। 2028 को 0.5 रहेगा, 2032 को 0.5 से भी कम हो जाएगा, फिर जो 100 साल बचेंगे, 100 साल से ज़्यादा, उसमें आने वाले बाकी के बिटकॉइन माइन होंगे। सो टोटल कंप्लीट होगा 21 मिलियन 2040 को कंप्लीट होगा। सो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी इतना ज़्यादा ब्लॉकचेन में ऑलरेडी है, वो स्टोरेज एनर्जी निकालने के लिए हमें और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब डबल एनर्जी लगेगा। तो अर्थ में इतना एनर्जी नहीं है बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को रिकॉर्ड कर, राइट। पूरे अर्थ की एनर्जी लगेगी, बट ये किसी एक बंदे के पास इतनी एनर्जी नहीं आ सकती कि पूरे ब्लॉकचेन को रिकॉर्ड कर सके। सो ब्लॉकचेन काफ़ी सिक्योर है, इतना मान के चलिए। सो सेकंड थिंग है, आप बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में और ऑफलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हो।
अभी ऑनलाइन जो वॉलेट होते हैं वो अनसिक्योर है, क्योंकि ऑनलाइन सारी चीज़ें हैकेबल है। सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑफलाइन वॉलेट के बारे में। ऑफलाइन वॉलेट को बोला जाता है हार्डवेयर वॉलेट, जैसे कि ट्रेजर वॉलेट है, लेजर वॉलेट है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है। जब बिटकॉइन मार्केट में आया उसके बाद उन्होंने अपने वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट सिक्योरिटी के लिए बनाए हैं। इसमें क्या होता है, आपको बस अकाउंट बनाना है, आपको सीड फेज मिलते हैं, उसके एल्गोरिदम में आपको प्राइवेट की जो होती है बिटकॉइन की जो ट्रांसफ़र किया जाता है, सो वहाँ पे सिक्योर रहती है। मैंने जैसे ही बोला बिटकॉइन ब्लॉकचेन से बाहर नहीं जाता, सो आपकी प्राइवेट कीज वॉलेट में सिक्योर रखने के लिए वो वॉलेट बनाया है। तो 24 वर्ड्स मिलते हैं और आपको बस जब आपको ट्रांजैक्शन करना है तभी आपको इंटरनेट को कनेक्ट करना है और 1-2 मिनट में ट्रांजैक्शन करके फिर आप उसको ऑफलाइन में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कोई हैक नहीं कर सकता, दुनिया का कोई हैकर नहीं है जो ऑफलाइन डिवाइस को हैक करे। सो ये फुल्ली सिक्योर्ड है। थर्ड जो सिक्योरिटी में पॉइंट आता है वो है बिटकॉइन वेरिफिकेशन और इलीगली प्रोडक्शन। बिटकॉइन का जो वेरिफिकेशन, जैसे मैंने बोला कि ब्लॉकचेन में होता है, नया बिटकॉइन कोई बनता है उसका वेरीफाइड नंबर है वो ब्लॉकचेन में रजिस्टर होता है। और जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मैंने आपको कोई बिटकॉइन भेजा ना, आपने मुझे कोई भेजा, जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो वेरिफिकेशन जो होता है भेजने से पहले वो ब्लॉकचेन में होता है। और जब बिटकॉइन लीगल है, ब्लॉकचेन में बना हुआ है, तब भी वेरीफाइड होगा और तब भी ट्रांजैक्शन होगा। सो ब्लॉकचेन जो वेरिफिकेशन का काम करता है। समझे किसी ने इलीगल कहाँ से भी बिटकॉइन बना लिया तो ब्लॉकचेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ब्लॉकचेन पे वो ट्रांजैक्शन होगा नहीं। सो बिटकॉइन इलीगली कोई बना नहीं सकता, तो उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इन दी एंड हम बात करें, गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली कंट्रोल है इकोनॉमी में, और जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में महंगाई 50% भी बढ़ने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। गोल्ड है, गवर्नमेंट गोल्ड का प्राइस फुल्ली मैनिपुलेट करती है, उसके हाथ में फुल कंट्रोल है गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड जब माइन होता है माइनर्स को उसका रजिस्ट्री करना पड़ता है उसको लीगल बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास उसका डिस्क्रिपेंसी का और प्राइस मैनिपुलेशन का पूरा कंट्रोल है। ओके, प्रॉपर्टीज़ का भी पूरा कंट्रोल बैंक के पास है, गवर्नमेंट के पास में। लोन देने का, लोन नहीं दिया तो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, मंदी में भी ऐसा होता है। सेकंड थिंग, कैश फ्लो में बैंक्स का फुल कंट्रोल है, जैसे मैंने आप लोग को समझाया। फोर जो थिंग्स है बाउंस, उस पर भी गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल है। और सेकंड थिंग, उसमें इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स आपको जीरो है। क्यों? इम्प्लीमेशन रेट 7%, बॉन्ड्स का रिटर्न 7%। हाँ, आपको गारंटी है आपके पैसे गवर्नमेंट के पास है, बट रिटर्न्स कुछ नहीं मिल रहा है इन दी एंड। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट फुल्ली मॉनिटराइज्ड है प्रमोटर्स और फाउंडर्स के बीच में, और वहाँ पे रिटर्न्स भी 3 to 4% है, और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितने रिटर्न्स है। और मिड लेवल कंपनी है उसके रिटर्न्स भी हाई रहते हैं, बट सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी मंदी में डूब सकती है, कंपनी डूब के आपका अकाउंट ब्लो अप हो सकता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं, सारी जी चीज़ें ऑनलाइन है। तो जैसे कि आप बैंक में अकाउंट बनाते हो, तो आप बैंक में अकाउंट बनाते हो तो आप पैसे बैंक को देते हो, राइट? आपके पास नहीं है पैसे, बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकती है कुछ इलीगल आपने किया तो। और सेकंड थिंग, बैंक बैंकरप्ट होने के बाद आपके पैसे पूरे चले जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन में आपकी सेविंग्स रखना, अपने पैसे कमाए वो रखना मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन आप रख सकते हो, जब भी चाहिए आपने वो डिवाइस कनेक्ट किया और आपने पैसे निकाले, बस। सो एक बेस्ट वॉलेट है, आई थिंक बेस्ट सेविंग सिस्टम है, क्योंकि ये ऑफलाइन होने की वजह से कोई इसको हैक नहीं कर सकता, ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता। और इसका प्राइस जो से मैंने फंडामेंटल बताया, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केरिसिटी, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है बिटकॉइन को बनाने के लिए, और उसके हाल्विंग, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अभी बिटकॉइन का प्राइस है 60 लाख रुपीज़, आने वाले सालों में इसको मिलियन तक जाने में टाइम नहीं लगेगा। सो आपको चांस है बहुत अच्छा 2024 में आपकी जो सेविंग्स है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करे और अपने आप को सिक्योर करे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और बिटकॉइन के रिगार्डिंग आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए, कैसे बिटकॉइन बाई करना है, इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए, आप मुझे DM कर दीजिए, उसके बाद हम 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।